हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बोर्ड द्वारा जारी पेपर पर पहले चर्चा कर ली है, उसका पूरा सॉल्यूशन कर लिया है और आज हम ऐसे मॉडल पेपर का चुनाव किया गया है, ऐसे मॉडल पेपर का हमने चुनाव किया है जिसको देखने से आप मेरिट में आएंगे। इसे आप 100% देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और आप और अपने दोस्तों को मेरिट में लेके आइए। और यहाँ जो प्रश्नों का चुनाव किया गया है ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आज हम बिना कुछ देरी किए हुए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, उस प्रश्न के अंदर 12 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। जो विकल्प होंगे एक प्रश्न के 4, उनमें से हमें सत्य विकल्प पहचानना होगा। और इसके लिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास में है, मान लीजिए कि एक समुच्चय है हमारे पास में 1 2 3 4 में आर बराबर यानी एक संबंध दिया है, रिलेशन बराबर में 1 2 2 2 1 2 4 4 1 3 3 3 3 2 और ये हमें रिलेशन दिया है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर का चुनाव हमें करना है। पहले ऑप्शन में दिया है आर समतुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। यानी हमें ये देखना है कि इस प्रश्न में कि जो दिया गया संबंध है ये समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। इन तीनों की हमें जांच करनी है और इन तीनों की जांच करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि आर समतुल्य कैसे होता है, समतुल्य कैसे होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सममित की कि सममित कैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फलन जो ये संबंध जो है ये संक्रमण या संक्रामक कैसे होता है। जैसे मान लो कि हमने किसी समुच्चय ए के अंदर से कोई एक एलिमेंट लिया, ए बिलोंग्स टू कोई समुच्चय है हमारे पास में जो दिया, इसको मान लिया हमने कैपिटल ए। ये कोई एक समुच्चय ए का एलिमेंट है स्मॉल ए, और हम ये कहें कि हमारे पास जो रिलेशन आर है वो इस तरीके से भी डिफाइन हो, ए आर ए। इसका मतलब ये है कि खुद का रिलेशन खुद से भी हो। अगर ऐसी स्थिति हो कि खुद का रिलेशन खुद से हो तो ये स्थिति होती है समतुल्य की। खुद का खुद से संबंध होना यानी समतुल्य होना, यानी समतुल्य संबंध को प्रदर्शित करेगा। और यदि हम ऐसे कहें कि ए और बी, ये कैपिटल ए कोई समुच्चय है, इसके अंदर एलिमेंट हैं, और हम ये कहें कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो हमारे पास में ये भी होना चाहिए कि बी का रिलेशन ए से है। अगर ऐसी कंडीशन की पालना हो रही है कि ए का संबंध बी से है और उसमें ये भी पालना हो रही है कि बी का संबंध भी ए से है, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि ये जो दिया गया संबंध है ये कैसा संबंध है, सममित संबंध है। और अगर हम बात करें संक्रामक की तो हम ये कहें कि हम ये कह दें कि जैसे मान लो कि ए बी और सी, ए बी और सी हमारे पास में कोई 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी 3 कोई एलिमेंट है किसी समुच्चय ए के, और ये कहें कि ए आर बी हमारे पास में हो, यानी ए का रिलेशन बी के साथ हो, और ये कहें कि बी का रिलेशन सी के साथ हो, तो हमारे पास ऐसी भी स्थिति होनी चाहिए कि ए का रिलेशन सी के साथ हो, तो हम इस संबंध को क्या कहेंगे, आर को संक्रामक कहेंगे। जो संबंध आर है उसे हम क्या कहेंगे, संक्रामक कहेंगे। जैसे मान लो कि ए बिलोंग्स टू ए है, हमने इसको समतुल्य का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए। इसको हम ये लिख सकते हैं कि जैसे मान लो कि ए बी हमारे पास में है और हमारे पास में बी ए आ गया, कि क्या आ गया कि हमारे पास में ए बी है और बी ए बी आ गया, तो हम क्या कहेंगे, बी ए बी आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये संबंध सममित संबंध है। इसे भी हम कह सकते हैं कि ये ए कोमा बी है और ये है बी कोमा सी, और हमारे पास में आ क्या गया, ए कोमा सी, तो ऐसे संबंध आर को हम संक्रामक कहेंगे। और ऐसी स्थिति हो कि समतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो, और हमारे पास समतुल्य भी हो और सममित भी हो और संक्रामक भी हो। समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध हो तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे कि एक तुल्यता संबंध है। अगर तीनों संबंधों की पालना करता हो तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे कि तुल्यता संबंध है। अब हम हमारे दिए गए प्रश्न पर चलते हैं और इस प्रश्न की चर्चा करते हैं कि इसके अनुसार हमें क्या निकालना है।
हमें इस प्रश्न में चेक करना है कि समतुल्य, सममित और संक्रामक। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि समतुल्य होने के लिए आपके पास 1 2 3 4 ये एलिमेंट हैं आपके पास में। तो इसके अंदर देखो 1,1 है, बिल्कुल ये समतुल्य की कंडीशन की पालना करता है। 2,2 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है और 4,4 भी है। यानी हमने ये कहा कि एक एलिमेंट है 4, एक एलिमेंट है हमारे पास में 4 और वो किस में है, समुच्चय ए में है। और इसी के साथ हमें संबंध आर में ये दिया है कि आर में ये है 1,1, 2,2 है और 3,3 है और हम ये कहें कि 4,4 भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः आर समतुल्य है। आर कैसा संबंध है, समतुल्य संबंध है, यानी खुद का खुद से संबंध भी है, प्रत्येक एलिमेंट का खुद का खुद से भी संबंध है। तो हम क्या कहेंगे कि आर क्या है, समतुल्य है। हम देखते हैं ऑप्शन में समतुल्य, समतुल्य 2 में है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, सममित और संक्रामक भी चेक करना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि सममित है या नहीं है। हम ये कहें कि 1,2 बिलोंग्स टू आर में है, 1 2 है, तो इसका मतलब हमने अभी पढ़ा था कि a, b अगर R में है तो b, a भी अगर R में हो तो हम ये कहेंगे कि जो संबंध R है वो सममित संबंध होगा। यानी 1,2 अगर R में है तो 2,1 भी R में होना चाहिए। 2,1 R में है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, इसे कह देंगे नॉट बिलोंग्स टू R, यानी R में ऐसा संबंध नहीं है। इसका मतलब R क्या नहीं है, अतः R सममित संबंध नहीं है, आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। संक्रामक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। अगर संक्रामक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि देखो इसमें 1,3 है, बिल्कुल है, और फिर चलते हैं 2 पे, 3,2 है, बिल्कुल है, तो 1,2 भी इसके अंदर होना चाहिए, जो कि है। यानी हम ये कहें संक्रामक में हम ये देखते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और तो B बिलोंग्स टू सी भी किस में होना चाहिए, R में, और तब हमारे पास में यह आ जाए कि 1, C भी किस में होना चाहिए, R में। तो जो संबंध है वो कैसा हो जाएगा, वो संबंध हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं। देखो हम देखते हैं कि 1,3 इसमें है, कि अब हम देख रहे हैं कि 1,3 बिलोंग्स टू R में है, 1,3 किस में, R में है। तो अब हम चलते हैं 3,2 R में है क्या, 3,2 R में है। तो अब हमारे पास में इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए, एक का C के साथ रिलेशन हो जाना चाहिए। तो एक का 2 के साथ रिलेशन है क्या R में, तो ये बिलोंग्स टू R में है। तो अतः क्या है, संक्रामक है, अतः संक्रामक है। यानी हमारे पास में 2 सिचुएशन आई कि जो दिया गया संबंध है वो संक्रामक है और समतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। ऐसी स्थिति किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रही है, तो हम यहाँ देखते हैं आर समतुल्य है, बिल्कुल है, संक्रमण है, ये भी है, किंतु सममित नहीं है। ऐसा हमारे पास विकल्प नंबर 2 में है, आर समतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इसी तरीके से करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो है हमारे पास में ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो अगला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स से संबंधित प्रश्न है और बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे उनमें प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, इसमें छोटे 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो अब हम इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और जो दूसरा प्रश्न है वो है ए है हमारे पास में, ए इज इक्वल टू है, ये ए के इक्वल है हमारे पास में कोस एल्फा और इसके बाद है माइनस का साइन एल्फा और यहाँ है साइन एल्फा और इसके बाद में है कोस एल्फा और इसके आगे लिखा हुआ है कि यदि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है तो हमें एल्फा ज्ञात करना है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। तो अब हम चलते हैं और यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं हम ए प्लस ए डैश निकालते हैं। पहले तो ए प्लस ए डैश निकालें तो सबसे पहले तो कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा और यहाँ जाएगा साइन एल्फा और यहाँ जाएगा कोस एल्फा। ये हमने ए को ऐसे कैसे रखा, अब यहाँ रख देते हैं हम ए डैश। ए डैश का मान रखते हैं तो ए डैश में क्या होता है, जो पंक्ति है वो कॉलम में बदल जाती है और
इसी प्रकार से हम सभी पंक्तियों को कॉलम में बदल लेते हैं। तो ये देखो प्रथम पंक्ति है, इसको बदलें हम तो ये आ जाएगा कोस एल्फा और ये माइनस का साइन एल्फा आ गया। और इसके बाद चलते हैं तो ये क्या आएगा, साइन एल्फा यहाँ आ जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएगा, कोस एल्फा आ जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स का योग करते हैं तो कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा 2 कोस एल्फा आ गया। साइन एल्फा माइनस का है, यहाँ प्लस का साइन एल्फा 0 आ गया। साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 आ गया। कोस एल्फा 2 कोस एल्फा आ गया। ये किसका मान आया है, यह आया है a प्लस ए डैश का। और हमारे पास प्रश्नानुसार जो दिया हुआ था वो ये था कि a प्लस ए डैश बराबर में i था, तो इसके बराबर में i रखेंगे तो i भी हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का तत्समक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम 2 कोस एल्फा 0 0 2 कोस एल्फा और इसके बराबर रखते हैं 1 0 0 और 1। अब हम दोनों मैट्रिक्स हैं हमारे पास में, दोनों अवयवों की तुलना करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 0 के इक्वल तो 0 है तो यहाँ से आ जाएगा 2 कोस एल्फा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आया हमारे पास में कोस एल्फा इज इक्वल टू 1/2 आया है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि एल्फा की जगह क्या रखें कि 1/2 आ जाए, यानी यहाँ हम रखते हैं एल्फा बराबर π/3। कोस 60 का मान हमारे पास में 1/2 होता है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें π/3 है। अब हम देखते हैं π/3, ओ ये लो ऑप्शन नंबर 2 बी में है π/3 है, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा π/3। ऑप्शन नंबर ब इसका सही होगा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप लगातार बने रहिए और प्रश्नों का हल देखते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अब हम आगे वाले प्रश्न पे आए हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है हमारे पास में fx बराबर kx² यदि x लेस देन इक्वल टू 2 और एक दिया है 3x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है कि इसने पहले से ही कहा है कि x बराबर 2 पे फलन संतत है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सातत्य की कंडीशन लगानी है। सातत्य की कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम LHL ज्ञात करते हैं, दिए गए बिंदु पर लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो ज्ञात करते हैं और हम RHL लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की ज्ञात करते हैं सीमा, और इसके बाद में हमारे पास जो बिंदु दिया गया है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर ये तीनों मान बराबर में आ जाए तो फलन क्या है, संतत है। x बराबर 2 पर संतत पहले से बता रहा है तो इसका मतलब इस कंडीशन की पालना जरूर करेगा। इस कंडीशन की पालना करा करके हम यहाँ से k का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसका हल होगा। देखो x बराबर 2 पर इसने संतत कहा है तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। x बराबर 2 पर LHL, x बराबर 2 पर LHL के लिए पहले फलन ज्ञात करेंगे क्योंकि हमारे पास में 2 फलन दिए गए हैं, fx के 2 मान हैं। LHL का मतलब ये होता है कि बाईं साइड यानी x लेस देन 2 के लिए जो फलन होगा वो क्या होगा। ऐसी कंडीशन किस फलन में है, लेस देन का साइन किस में है, इसमें है, तो fx का मान क्या आएगा, kx² आएगा। क्या आएगा, kx² आएगा। इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और ये माइनस ये f ऑफ x है और ये लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और fx का मान रखते हैं यहाँ kx²। और इसके अंदर अब हम रखेंगे x की जगह पुट करते हैं a माइनस h। h a का मतलब है दिया गया बिंदु और h इसमें h की लिमिट लगा देंगे तो यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 k और ये 2 माइनस h का होल स्क्वायर आ गया। अब हम रखते हैं इसमें h की जगह 0 रखते हैं तो f 2 माइनस 0 इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा k 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में 4k। f ऑफ 2 माइनस 0 का जो मान आया है वो आएगा 4k। f ऑफ 2 माइनस 0 का मान जो आया वो आया हमारे पास में 4k आया है।
और अब हम चलते हैं, ये हमारे पास में जो आया है ये आ गए हमारे पास में LHL। LHL का मान जो है ये आया है 4K। अब हम ज्ञात करेंगे RHL। अब हम ज्ञात करते हैं RHL के लिए देखते हैं, यानी x ग्रेटर देन 2 के लिए फलन ज्ञात करते हैं। पहले तो x ग्रेटर देन 2 के लिए फलन लिखेंगे तो fx बराबर, ग्रेटर देन का साइन किस में है, ग्रेटर देन का साइन देखो इसमें है, x ग्रेटर देन 2 इसमें है, तो इसके लिए fx बराबर 3 होगा। fx बराबर में क्या होगा, 3 होगा। अब इसके अंदर हम सीधा ही रख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ रख देते हैं f 2 प्लस का h और यहाँ रख देते हैं 3 का 3 ही रहेगा। तो f ऑफ 2 प्लस का 0, क्योंकि इस साइड x था ही नहीं तो कहाँ रखेंगे मान, तो यहाँ जो f 2 प्लस 0 का मान है यानी हमारे पास RHL का मान 3 आया है। तो हम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर RHL और LHL दोनों का मान अलग अलग आ रहा है तो हम देखते हैं कि सातत्यता की परिभाषा से हम ये लिख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL, यानी हम ये कह सकते हैं कि 4K इज इक्वल टू 3 और K इज इक्वल टू आ गया 3/4। K का मान क्या आया हमारे पास में, 3/4 आ गया है। हमें K का मान ही पूछा गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। हमारे पास में K का मान आया है 3/4। 3/4 हमारे पास में ऑप्शन संख्या C में है, यहाँ ऑप्शन C है, ये ही सही उत्तर होगा इसका। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न होगा हमारे पास में, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं इसके अंदर। और अगला प्रश्न है ये हमारे पास में है, √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का अर्थ है कि समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करना है तो हम समाकलन कैसे करेंगे, लो I इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x और dx हमें ज्ञात करना है, यानी इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो अगर इसका अवकलज हम ज्ञात करें तो क्या आएगा, देखो समाकलन करना है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है। I इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस का 1/2 और ये dx आ गया। यहाँ इसको अलग अलग करें हम, x की पावर 1/2 dx प्लस समाकलन x की पावर माइनस 1/2 dx आ गया। अब हम जानते हैं कि देखो x की पावर n हो, इसका समाकलन करें हम तो क्या आएगा, x की पावर n+1 बटा में n+1 आ जाता है और लास्ट में c और लग जाता है। तो यहाँ देखो हम इसका समाकलन करते हैं तो x की पावर 1/2 प्लस का 1 बटा में 1/2 प्लस का 1 और यहाँ चलते हैं प्लस x की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 1/2 प्लस का 1 आ गया और लास्ट में हमारे पास में आ गया c आ गया। यहाँ करते हैं तो हमारे पास में आएगा I इज इक्वल टू x की पावर 3/2 और यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो हम x की पावर 1/2 और यहाँ प्लस का 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो x की पावर 1/2 आ गया और प्लस का c आ गया। तो ये हमारे पास में फाइनली आंसर आया है, प्रति अवकलज यानी समाकलन आया है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस का c। तो देखो 2/3 x की पावर 3/2 और इसके बाद में आया है हमारे पास में, ये किस ऑप्शन में होगा, ये लो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें लिखा हुआ है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस का c। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर c है वो इसका सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। और जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं हम। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये भी समाकलन से संबंधित है। समाकलन दिया है हमें dx बटा में है x² प्लस का 2x प्लस का 2, इसका समाकलन करना है हमें। I बराबर में है dx बटा में x² प्लस का 2x प्लस का 2 है। अगर इसका समाकलन करना है तो हम सबसे पहले नीचे वाले को अगर पूर्ण वर्ग में बदल ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर इसको पूर्ण वर्ग में बदलें तो हम क्या लिखेंगे,
आई इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो तो वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यही होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब a का मान तो x ही है, और यहाँ 2 आ गया, x आ गया, इसका मतलब y का मान कितना है, 1 है। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ अगर 1 आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, dx बटा में यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर 2x और प्लस का 1 और प्लस का 1 रख देंगे इसे। तो अब हम इसे आगे और क्या लिख सकते हैं, i बराबर समाकलन dx बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे हमने इस रूप में लिख दिया 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। तो अब हम देखते हैं कि x प्लस 1 को t मान लो, चाहे एक ही बात है। सिंस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या आ गया, dx इज इक्वल टू dt। तो इसमें रख देते हैं i बराबर समाकलन dt, और ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास में आएगा i इज इक्वल टू 1/1 यानी 1 आ गया, tan इनवर्स t प्लस का c, और ये आ जाएगा i इज इक्वल टू tan इनवर्स t की जगह t का मान रख दो, x प्लस का 1 और प्लस का c आ गया। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास में, प्लस का 1 आ जाएगा। तो जो समाकलन का मान आया है वो आया tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस का c। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि tan इनवर्स x प्लस 1 और क्या आया है, प्लस का c। tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस का c, ये तो ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होंगे। और अब हम इसके बाद में इसके आगे इसी पेपर पे चर्चा करेंगे। इसमें ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया गया है जो आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे, और इन्हें देख करके आप मेरिट में आ सकते हैं। अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट के साथ, सभी के साथ इसको शेयर कीजिए। आप और आपके दोस्तों को आप इसका पूरा फायदा लीजिए। थैंक यू।